रीना लगातार हंसे जा रही थी। उसकी सांवली रंगत वाले चेहरे पर बड़ी बड़ी भावप्रवण आंखें आज भी उतनी ही खूबसूरत और कुछ कहने को आतुर नजर आ रही थीं। अंतर सिर्फ इतना था कि आज वे आंखें शर्मो हया से दूर बिंदास हो चुकी थीं। मैं उसकी जिजीविसा देखकर दंग रह गई। अगर मैं उसके बारे में सब कुछ जानती ना होती तो ज़रूर दूसरों की तरह यही समझती कि कुदरत उस पर मेहरबान है, मगर इत्तेफाक मैं उसके बारे में सब कुछ जानती थी। इसलिए मुझे मालूम था कि रीना की यह खुशी, यह जिंदा दिली उसे कुदरतन नहीं मिली, बल्कि यह उसके अदम्य साहस और हौसले की देन है। हाल ही में मेरे शहर में उसकी पोस्टिंग शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर हुई थी। आज कई वर्षों बाद हम दोनों सहेलियां मेरे घर पर मिल रही थी। हाँ, इस लंबी अवधि के दौरान हम में काफ़ी बदलाव आ चुका था। 40 से ऊपर की हम उम्र हम दोनों सखियों में रीना मानसिक तौर पर और मैं शारीरिक तौर पर काफ़ी बदल चुकी थी। मुझे याद है, स्कूल कॉलेज में यही रीना एक दब्बू डरी सहमी लड़की के तौर पर जानी जाती थी, जो सड़क पर चलते समय अक्सर यही सोचती थी कि राह चलता हर शख्स उसे घूर रहा है। आज उसी रीना में मैं गजब का बदलाव देख रही थी। इस बवाक और मुखर रीना से मैं पहली बार मिल रही थी। मेरे बच्चे उससे बहुत जल्दी घुल मिल गए। हम सभी ने मिलकर ढेर सारी मस्ती की। फिर मिलने का वादा लेकर रीना जा चुकी थी, लेकिन मेरा मन अतीत के उन पन्नों को खंगालने लगा था जिनमें साझा रूप से हमारी तमाम यादें विद्यमान थीं। अपने बंगाली माता पिता की एकलौती संतान रीना बचपन से ही मेरी बहुत पक्की सहेली थी। हमारे घर एक ही मोहल्ले में कुछ दूरी पर थे। हम दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर भी ना जाने किस मजबूत धागे ने हम दोनों को एक दूसरे से इस कदर बांध रखा था कि हम सांस भी एक दूसरे से पूछ कर लिया करती थीं। सीधी सादी रीना पढ़ने में बहुत होशियार थी, जबकि मैं शुरू से ही पढ़ाई में औसत थी। इस कारण रीना पढ़ाई में मेरी बहुत मदद करती थी। अब हम कॉलेज के आखिरी साल में थीं। इस बार कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शकुंतला की लघु नाटिका में रीना को शकुंतला का मुख्य किरदार निभाना था। शकुंतला का परिधान व गहने पहने रीना किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने बड़ी ही संजीदगी से अपने किरदार को निभाकर जैसे जीवंत कर दिया। देर रात को प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने जिद करके रीना को अपने पास ही रोक लिया और आंटी को फ़ोन पर उन्हें रीना के अपने ही घर पर रुकने की जानकारी दे दी। उसके बाद हम दोनों ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो गईं। जिस दिन हमारा आखिरी पेपर था, उस दिन रीना बहुत ही खुश थी। अब आगे क्या करने का इरादा है मैडम? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे उम्मीद के मुताबिक जवाब ना देकर हैरत में डाल दिया। मैं वाकई आश्चर्य से भर उठी जब उसने मुझसे मुस्कुराकर अपनी शादी के फैसले के बारे में बताया। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि आखिर यह माजरा क्या है, क्या उसने किसी को अपना जीवन साथी चुन लिया है, पर उस वक्त मुझे कुछ भी न बताते हुए उसने मेरे प्रश्न को हंसकर टाल दिया, यह कहते हुए कि वक्त आने पर सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। मैं माँ के साथ नाना के घर छुट्टियाँ बिताने में व्यस्त थी। वहाँ मेरे रिश्ते की बात भी चल रही थी। माँ को लड़का बहुत पसंद आया था। वे चाहती थी कि बड़े भैया की शादी से पहले मेरी शादी हो जाए। इसी बीच एक दिन पापा के आए फ़ोन ने हमें चौंका दिया। रीना के पापा को दिल का दौरा पड़ा था। वे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके बचने की संभावना ने ना के बराबर थी। हमने तुरंत लौटने का फैसला किया, लेकिन हमारे आने तक अंकल अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। आंटी को रो रो कर बुरा हाल था। रीना के मुंह पर तो जैसे ताला लग चुका था। इसके बाद खामोश उदास सी रीना हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगी। अंकल की 13वीं के दिन सभी मेहमानों के जाने के बाद आंटी अचानक गुस्से में उबल पड़ी। मुझे पहले तो कुछ समझ ही ना आया, और जो समझ में आया वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रीना प्रेग्नेंट है, यह जानकारी मेरे लिए किसी सदमे से कम ना थी। अगर इस बात पर मैं इतनी चौंक पड़ी थी
तो अपनी बेटी को अपना सबसे बड़ा गर्व मानने वाले अंकल पर यह जानकर क्या बीती होगी, मैं महसूस कर सकती थी। आंटी भी अंकल की बेवक्त हुई मौत के लिए उसे ही दोषी मान रही थी। मैंने रीना से उससे शख्स के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, पर उसका मुंह ना खुलवा सकी। मुझे उस पर बहुत क्रोध आ रहा था। गुस्से में मैंने उसे बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन सिर झुकाए वह मेरे सभी आरोपों को स्वीकारती रही। तब हार कर मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इधर मेरी ससुराल वाले चाहते थे कि हमारी शादी नाना के घर लखनऊ से ही संपन्न हो। शादी के बाद मैं विदा होकर सीधी अपनी ससुराल चली गई। वहाँ से जब पहली बार घर आई तो रीना को देखने, उससे मिलने की बहुत उत्सुकता हुई, पर माँ ने मुझे डपट दिया कि खबरदार जो उस चरित्रहीन से मिलने की कोशिश भी की। अच्छा हुआ जो सही वक्त पर तेरी शादी कर दी, वरना उसकी संगत में तू भी न जाने क्या गुल खिलाती। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आया, पर साथ ही उनकी बातों में सच्चाई भी नजर आई। मैं भी रीना से नाराज़ तो थी, अतः मैंने भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। 2 साल बीत चुके थे। मेरी गोद में अब स्नेहा आ चुकी थी। मेरे भैया की शादी भी बनारस से तय हो चुकी थी। शादी के काफ़ी पहले ही मैं मायके आ गई। यहाँ आकर माँ से पता चला कि रीना ने भैया की शादी तय होने पर बहुत बवाल मचाया था। मगर क्यों? भैया से उसका क्या वास्ता? मेरे सवाल करने पर माँ भड़क उठी कि अरे वह बंगालन है ना, मेरे भैया पर काला जादू कर उससे शादी करना चाहती थी। किसी और के पाप को तुम्हारे भैया के मत्थे मढ़ने की कोशिश कर रही थी। पर मैंने भी वह खरी खोटी सुनाई है कि द्वारा पलटकर इधर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगी माँ बेटी। पर अगर वह सही हुई तो क्या मैं कहना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। लेकिन अब मैं रीना से किसी भी हालत में एक बार मिलना चाहती थी। दोपहर का खाना खाकर स्नेहा को मैंने माँ के पास सुलाया और उसके डायपर लेने के लिए मेडिकल स्टोर जाने के बहाने मैं रीना के घर की तरफ चल दी। मुझे सामने देख रीना को अपनी आंखों पर जैसे भरोसा ही नहीं हुआ। कुछ देर पलक मुझे निहारने के बाद वह कसकर मेरे गले लग गई। उसकी चुप्पी अचानक ही सिसकियों में तब्दील हो गई। मेरे समझने को अब कुछ भी बाकी ना था। उसने रोते रोते अपने नैतिक पतन की पूरी कहानी शुरू से अंत तक मुझे सुनाई, जिसमें साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया का ही दोष नज़र आ रहा था। कैसे भैया ने उस भोली भाली लड़की को मीठी मीठी बातें कर के पहले अपने मोह पास में बांधा और फिर कॉलेज के वार्षिक उत्सव वाले दिन रात को हम सभी के सोने के बाद शकुंतला के रूप में ही उससे प्रेम संबंध स्थापित किया। यही नहीं, उस प्रेम का अंकुर जब रीना की कोख में आया तो भैया ने मेरी शादी अच्छी तरह हो जाने का वास्ता देकर उसे मौन धारण करने को कहा। वह पगली इस डर से कि उनके प्रेम संबंध के कारण कहीं मेरी शादी में कोई विघ्न ना आ जाए, चुप्पी साध बैठी। इसलिए मेरे इतना पूछने पर भी उसने मुंह ना खोला और इसका खामियाजा अकेले ही भुगतती रही। लोगों के व्यंग्य और अपमान सहती रही, और तो और इस कारण उसे अपने जीवन की बहुमूल्य धरोहर अपने पिता को भी खोना पड़ा। आज रीना के भीतर का दर्द जानकर चिल्ला चिल्ला कर रोने को जी चाह रहा था। शायद वह इससे भी अधिक तकलीफ में होगी, यह सोचकर कि सहेली होने के नाते ना सही पर इंसानियत की खातिर मुझे उसका साथ देना ही चाहिए। उसे इंसाफ दिलाने की खातिर मैं उसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई, पर वह उसी तरह ठंडी बर्फ़ की मारे बैठी रही। आखिर क्यों? मेरी आंखों में मौन प्रश्न पढ़कर उसने मुझे खींचकर अपने पास बैठा लिया। फिर बोली, सीता, इंसान शादी क्यों करना चाहता है? प्यार पाने के लिए ही ना। लेकिन अगर तुम्हारे भैया को मुझसे वास्तविक प्यार होता तो यह नौबत ही ना आती। अगर तुम मेरी शादी उनसे करवा कर मुझे इंसाफ दिला भी दोगी तो भी मैं उनका सच्चा प्यार तो नहीं पा सकती हूँ। और फिर जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं, उसके भविष्य में टिकने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन यह हो तो गलत ही रहा है ना। तुझे मेरे भैया ने धोखा दिया है और इसकी सज़ा उन्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन उन्हें सज़ा दिलाने के चक्कर में मुझे ज़िंदगी भर
इस रिश्ते की कड़वाहट झेलनी पड़ेगी जो अब मुझे मंजूर नहीं। प्लीज़ तुम मेरे बारे में उनसे कोई बात ना करना। मैं बेचारी का यह दंश अब और नहीं सहना चाहती। उसकी आवाज़ हल्की तलख थी। मुझसे अब कुछ भी कहते ना बना। मन पर भाई की गलती का भारी बोझ लिए मैं वहाँ से चली आई। घर पहुँची तो भैया आ चुके थे। मेरी आंखों में अपने लिए नाराज़गी के भाव शायद उन्हें समझ आ गए थे, क्योंकि उनके मन में छिपा चोर अपनी सफाई मुझे देने को आतुर दिखा। रात के खाने के बाद टहलने के बहाने उन्होंने मुझे छत पर बुलाया। क्यों भैया क्यों? तुमने मेरी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वह बेचारी मेरी शादी के बाद अभी तक इस आशा में जीती रही कि तुम उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। तुम्हारे कहने पर उसने अबॉर्शन भी करवा लिया। फिर भी तुमने यह क्या कर दिया? एक मासूम को ऐसे क्यों छला? मेरे शब्दों में आक्रोश था। उस वक्त जोश में मुझे इस बात का होश ही ना रहा कि समाज में हमारे इस संबंध को कभी मान्य ना किया जाएगा। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया हाथ जोड़कर बोले, गलती सिर्फ गलती कहकर तुम जिस बात को ख़त्म कर रहे हो उसके लिए मेरी सहेली को कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी है, क्या इस बात का अंदाज़ा भी है तुम्हें? नहीं भैया नहीं, तुम सिर्फ माफ़ी मांगकर इस पाप से मुक्ति नहीं पा सकते। यह तो प्रकृति ही तय करेगी कि तुम्हारे इस नीच कर्म की भविष्य में तुम्हें क्या सज़ा मिलेगी। कहती हुई मैं पैर पटकती तेज़ी से नीचे चल दी। सच कहूँ तो उस वक्त उनके द्वारा की गई गलती से अधिक मुझे बेतुकी दलील पर क्रोध आया था। फिर उनकी शादी भी एक मेहमान की तरह ही निभाई थी मैंने। अपनी शादी के कुछ महीनों बाद भैया भाभी माँ पापा से अलग होकर रहने लगे थे। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं चला, पर मम्मी के कहे अनुसार भाभी बहुत तेज़ निकली। भैया को उन्होंने अलग घर लेकर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे तो वैसे भी भैया की ज़िंदगी में कोई रुचि नहीं थी। हाँ, जब कभी मायके जाना होता था तो माँ के मना करने के बावजूद मैं रीना से मिलने अवश्य जाती थी। मुझे याद है हमारी पिछली मुलाकात करीब 10 से 12 साल पहले हुई थी, जब मैं मायके गई हुई थी। रीना के घर जाने के नाम पर माँ ने मुझे सख्त ताकीद की थी कि वह लड़की अब पुरानी वाली रीना नहीं रह गई है। जब से उसे सरकारी नौकरी मिली है तब से बड़ा घमंड हो गया है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, सुना है फिर किसी यार दोस्त के चक्कर में फंस चुकी है। मैं जानती थी कि माँ की सभी बातें निरर्थक हैं, अतः मैं उनकी बातों पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। पर रीना से मिलकर इस बार मुझे उससे काफ़ी बदलाव नज़र आया। पहले की अपेक्षा उसमें अब काफ़ी आत्मविश्वास आ गया था। ज़िंदगी के प्रति उसका रवैया बहुत सकारात्मक हो गया था। उसके चेहरे की चमक देखकर आसानी से उसकी खुशी का अंदाज़ा लग गया था मुझे। बीती सभी बातों को उसने जैसे दफन कर दिया था। मुझसे बातों ही बातों में उसने अपने प्यार का जिक्र किया। अच्छा तो कब कर रही है शादी? मेरी खुशी का ठिकाना ना था। शादी नहीं मेरी जान, बस अब उसका साथ मुझे खुशी देता है। तू कभी शादी नहीं करेगी? मतलब पूरी ज़िंदगी कुंवारी रहेगी? मेरी बात में गहरा अविश्वास था। क्यों, बिना शादी के जीना क्या कोई ज़िंदगी नहीं होती? उसने कहना जारी रखा, सीता तू बता, क्या तू अपनी शादी से पूरी तरह संतुष्ट है? मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसने मेरी और कई प्रश्न उछाल दिए। नहीं, लेकिन इसके मायने ये तो नहीं, बस इसी माने पर तो सारी दुनिया टिकी है। इंसान का अपने जीवन से संतुष्ट होना मायने रखता है, ना कि विवाहित या अविवाहित होना। मैं अपनी ज़िंदगी के हर पल को जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरी संतुष्टि और खुशी है मेरे सफल जीवन की परिचायक है। खुशी के लिए शादी के नाम का ठप्पा लगाना अब मैं ज़रूरी नहीं समझती। कमाती हूँ, माँ का पूरा ध्यान रखती हूँ, अपनों के सुख दुख के से वास्ता रखती हूँ, और इस सब के बीच अगर अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए किसी का साथी चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? गहरी सांस छोड़कर रीना चुप हो गई। मेरे मन में कोई उत्कंठा अब बाकी ना थी। उसके खुशियों भरे जीवन के लिए अनेक शुभकामनाएं देकर मैं वहाँ से वापस आ गई।
उसके बाद आज ही उससे मिलना हो पाया था। हाँ, माँ ने फ़ोन पर एक बार उसकी तारीफ़ ज़रूर की थी। जब पापा की तबीयत बहुत ख़राब होने पर उसने ना सिर्फ उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, बल्कि उनके ठीक होने तक माँ का भी बहुत ध्यान रखा था। उस दिन मैंने रीना के लिए माँ की आवाज़ में आई नमी को स्पष्ट महसूस किया था। बाद में मेरे मायके जाने तक उसका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो चुका था, अतः उससे मिलना संभव ना हो पाया था। एक बात जो मुझे बहुत खुशी दे रही थी वह यह कि आज अकेले में जब मैंने उससे प्यार के बारे में पूछा तो उसने बड़े ही भोलेपन से यह बताया कि उसका वह साथी तो वहीं छूट गया, पर प्यार अभी भी कायम है। एक दूसरे साथी से उसकी मुलाकात हो चुकी है और वह अब उसके साथ अपनी ज़िंदगी मस्त अंदाज में जी रही है। मैं सच में उसके लिए बहुत खुश थी। उसका पसंदीदा गीत आज मेरी जुबां पर भी आ चुका था, जिसे धीरे धीरे मैं गुनगुनाने लगी थी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।